हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डेली न्यूज में। और गुड मॉर्निंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? तो इसका आंसर है अशोक ने। जी हाँ, इसका आंसर है अशोक ने। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो इसका आंसर है 15। जी हाँ दोस्तों, 15। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अभिकरणों में विभाजित है। हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस स्थान पर भी पाया गया? तो अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अशोक का अभिलेख भारत के अलावा भी पाया गया। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो इसका आंसर है प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य हमारे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो इसका आंसर है चुनार से। जी हाँ दोस्तों, चुनार से अशोक के शिलालेख लिखने के लिए पत्थर लिया जाता था। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था? तो इसका आंसर है दोस्तों आषाढ़। आषाढ़ मतलब जुलाई महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। किसमें? परिशिष्ट पर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष सेल्यूकस से हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सेल्यूकस से हुआ था। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? तो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया? तो मुद्रा राक्षस। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन शब्द से प्रयोग किया। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द प्रयोग किया गया। तो चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो इसका आंसर है तमिल ग्रह अहनानूर। दोस्तों तमिल ग्रह अहनानूर में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? तो इसका आंसर है 297 ईसा पूर्व। 297 ईसा पूर्व। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन 297 ईसा पूर्व हुआ। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने शासन प्राप्त किया। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने शासन प्राप्त किया। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार
किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान बिंदुसार को 16 राजाओं का विजेता बताया? किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राजाओं का विजेता बताया? तो इसका आंसर है तारानाथ ने। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो इसका आंसर है 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व। अशोक 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा अशोक। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक की माता का क्या नाम था? अशोक की माता का क्या नाम था? तो अशोक की माता का नाम सुभद्रागी था। सुभद्रागी था। अशोक की माता का नाम सुभद्रागी था। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अब शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में, तो इसका आंसर है अशोक ने। इसका आंसर है अशोक ने। जी हाँ दोस्तों, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। सर्वप्रथम अशोक ने किया था। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो इसका आंसर है इंडिका। जी हाँ दोस्तों, इंडिका स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वाडिंगवास के युद्ध में किसे परास्त किया? तो इसका आंसर है दोस्तों फ्रांसीसी को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में परास्त किया। वांडीवास के युद्ध में परास्त किया। जी हाँ दोस्तों, 1760 ईस्वी में। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ? जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ? तो जर्मनी की दीवार का निर्माण 1961 ईस्वी में हुआ। 1961 ईस्वी में हुआ। जी हाँ दोस्तों, 1961 ईस्वी में जर्मनी की दीवार का निर्माण हुआ। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? तो 1981 ईस्वी में सोवियत संघ रूस बना। तो 1981 ईस्वी में सोवियत संघ रूस बना। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने ईस्ट तिमोर पर शासन किया है। इंडोनेशिया ने ईस्ट तिमोर पर शासन किया। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति हुई थी। चीन में लाल क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, चीन में लाल क्रांति 1949 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? इसका आंसर है 9 नवंबर 1985। इसका आंसर है 9 नवंबर 1985। जी हाँ दोस्तों, 9 नवंबर 1985 को बर्लिन की दीवार गिराई गई। बर्लिन की दीवार गिराई गई। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया? जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो इसका आंसर है 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945। जी हाँ दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली नाविक बर्थोलोमेव ने उत्तमाशा अंतरीप की खोज कब की? पुर्तगाली नाविक बर्थोलोमेव ने उत्तमाशा अंतरीप की खोज कब की? जो इसका आंसर है 1486 ईस्वी में। 1486 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, पुर्तगाली नाविक बर्थोलोमेव ने उत्तमाशा अंतरीप की खोज 1486 ईस्वी में की। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली स्थापना कोचीन में कब की थी? पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली स्थापना
कोचीन में कब की थी? तो इसका आंसर है 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली स्थापना कोचीन में 1503 ईस्वी में की। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर है रूपक। जी हाँ दोस्तों, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे, रूपक कहलाते थे। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? गुप्त काल में औषधि शास्त्र में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो इसका आंसर है वाग्भट। इसका आंसर है वाग्भट। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान वाग्भट था, वाग्भट था। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपना नाम शिलादित्य रखा था, शिलादित्य रखा था। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। चंद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो इसका आंसर है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख से चंद्रगुप्त के शासनकाल का इतिहास जानने को मिलता है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर है दोस्तों कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारों के नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की बराबर थी? तो इसका आंसर है दोस्तों गुप्त काल में। जी हाँ, गुप्त काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट था, वाग्भट था। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर है उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन। इसका आंसर है उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन थी। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर है दोस्तों शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों के उन्मूलन करने के बाद धारण की। जी हाँ दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य थे। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो इसका आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चरक और नागार्जुन चंद्रगुप्त मौर्य की शोभा थे, चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार की शोभा थे। थैंक यू दोस्तों। जाते जाते एक बात जरूर कहूँगा कि अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाएं कि पूरा समाज आपके साथ सुरक्षित महसूस करे। थैंक यू। और एक बात और कि लाइक और वीडियो अच्छी लगी